ये लोग एक ऐसे समुद्री तट पर आकर फंस जाते हैं जहां समय सामान्य तरीके से नहीं चलता। यहाँ गुजरने वाला हर कुछ मिनट उनकी जिंदगी के कई महीनों के बराबर होता है। शुरुआत में उन्हें कुछ भी अजीब नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वहाँ मौजूद बच्चे तेजी से बड़े होने लगते हैं और उनके शरीर पर उम्र का असर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे एक एक करके लोग मरने भी लगते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि इस समुद्र तट पर बिताया गया हर एक पल उनकी जिंदगी के कई साल छीन रहा है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, इस समुद्र तट से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अगर उन्होंने जल्द कोई रास्ता नहीं खोजा तो बाहर निकलने से पहले ही उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। आखिर इस समुद्र तट पर समय इतनी तेजी से क्यों गुजर रहा था, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है गाय और पिस्का से। दोनों अपने बच्चों टेंट और मैडॉक्स के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। बच्चे अपनी दुनिया में खुश हैं और माता पिता भी कोशिश कर रहे हैं कि यह सफर उनके परिवार के लिए यादगार बने, लेकिन उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार आ चुकी है। गाय और पिस्का जल्द ही अलग होने वाले हैं। उन्होंने यह बात अपने बच्चों से छिपा रखी है ताकि छुट्टियों के दौरान उनके बच्चों का बचपन किसी पारिवारिक तनाव की वजह से खराब न हो। इसके अलावा पिस्का एक और बात छिपा रही है, उसके पेट में एक ट्यूमर है। वह चाहती है कि छुट्टियां खत्म होने तक बच्चों को इसकी जानकारी न हो। इसी दौरान परिवार एक खूबसूरत रिसोर्ट में पहुंचता है, जहां रिसोर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है। इसके बाद ट्रेंट और मैडॉक्स दोनों बच्चे रिसोर्ट घूमने निकल जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात मैनेजर के भांजे इदलीब से होती है। थोड़ी ही देर में तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। टेंट को पहेलियां और खेल पसंद हैं, इसलिए इडली टेंट को एक पहेली सुलझाने के लिए देता है। अगले दिन रिसोर्ट का मैनेजर गाय और उसके परिवार को एक खास बीच के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह बीच बेहद खूबसूरत है और वहां सिर्फ खास मेहमानों को ही भेजा जाता है। यह सुनकर गाय और उसका परिवार वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ समय बाद सभी लोग वैन में बैठने लगते हैं। उनके साथ एक और परिवार भी होता है। इसमें डॉक्टर चार्ल्स, उसकी पत्नी क्रिस्टल, उनकी बेटी कारा और चार्ल्स की मां एग्नेस शामिल होती हैं। वैन का ड्राइवर सभी लोगों को जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। वह उन्हें बताता है कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें वह खूबसूरत बीच मिल जाएगा। साथ ही ड्राइवर कहता है कि शाम के 5 बजे वह उन्हें इसी जगह से वापस लेने आएगा। अब दोनों परिवार जंगल के रास्ते उस रहस्यमयी बीच की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। समुद्र तट तक पहुंचने के लिए सभी को चट्टानों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, उनके सामने का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। चारों तरफ नीला समुद्र, साफ रेत और ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। शुरुआत में सभी इस खूबसूरत जगह का आनंद लेने लगते हैं। तभी उनकी नजर समुद्र तट पर मौजूद एक मशहूर रैपर मिड साइज सेडन पर पड़ती है। मैडॉक्स उसे पहचान लेती है और उससे मिलने के लिए उत्साहित हो जाती है, लेकिन उसके पिता गाय उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। इसी बीच ट्रेंट और मैडॉक्स समुद्र तट के आसपास घूमने लगते हैं। तभी उन्हें वहां कुछ पुरानी चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि उनसे पहले भी लोग इस समुद्र तट पर आ चुके हैं और अपनी कुछ चीजें यहीं छोड़कर चले गए हैं। तभी वहां एक कपल आता है जिसमें पति का नाम कार्टर और पत्नी का नाम पेट्रिशिया होता है। जब ट्रेंट समुद्र में नहा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक लड़की की लाश पानी में बहती हुई आती है। ट्रेंट जैसे ही उस लाश को देखता है, वह घबराकर तुरंत पानी से बाहर निकलता है और अपनी मां को बुलाता है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। मरी हुई लड़की को देखकर सबसे पहले शक मिड साइज सेडन पर जाता है, क्योंकि वह पहले से ही उस समुद्र तट पर मौजूद था। सेडन बताता है कि वह उस लड़की को जानता था। वह उस लड़की के साथ यहाँ आया था, लेकिन अचानक वह लड़की गायब हो गई थी। सेडन कहता है कि उसने उस लड़की को नहीं मारा। सेडन की नाक से भी खून निकल रहा था, जिससे बाकी लोगों का शक और बढ़ जाता है। लेकिन सेडन बताता है कि उसे हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, जिसमें शरीर से निकलने वाला खून आसानी से नहीं रुकता। वह लड़की भी इसी बीमारी से पीड़ित थी और इसी वजह से दोनों की दोस्ती हुई थी। फिर भी किसी को सेडन की बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। वे पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ किसी का फोन काम नहीं कर रहा था। तभी उन्हें एक और अजीब समस्या का एहसास होता है। सभी को बार बार भूख लग रही थी। बच्चे लगातार खाना मांग रहे थे। कुछ ही देर पहले जो बच्चे बिल्कुल सामान्य थे, अब उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे उन्होंने कई घंटों से कुछ खाया ही नहीं है। इसी बीच चार्ल्स की मां एग्नेस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। चार्ल्स डॉक्टर था, इसलिए वह तुरंत अपनी मां को देखने जाता है, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जाती है और कुछ ही समय बाद उसकी मां की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि शायद लाश देखने के सदमे की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी होगी। कुछ समय बाद प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन जब वह उन्हें देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके दोनों बच्चे अचानक बड़े हो चुके होते हैं। प्रिस्का को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे हो सकता है। तभी गाय भी वहां पहुंचता है और अपने बच्चों को जवान होते देखकर वह भी चौंक जाता है।
अब धीरे धीरे सभी को समझ आने लगता है कि इस समुद्र तट पर सिर्फ बच्चे ही तेजी से बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि हर इंसान के शरीर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कई गुना तेज हो चुकी है। किसी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, किसी के बाल सफेद होने लगते हैं और किसी का शरीर तेजी से बदलने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस समुद्र तट पर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से लोग इतनी तेजी से बूढ़े हो रहे थे। चार्ल्स और सेडन इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दोनों चट्टानों के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें तेज सिर दर्द होने लगता है। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब उन्हें वापस समुद्र तट पर लाया जाता है तो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। तभी प्रिस्का को अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है। उसके पेट में मौजूद ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ चुका था। कुछ समय पहले जो ट्यूमर बहुत छोटा था, अब वह काफी बड़ा हो गया था। चार्ल्स डॉक्टर था, इसलिए वह समझ जाता है कि अगर ट्यूमर को तुरंत नहीं निकाला गया तो प्रिस्का की जान जा सकती है। वह जोखिम उठाने का फैसला करता है और प्रिस्का के पेट पर चीरा लगाता है। लेकिन तभी एक अजीब बात सामने आती है। घाव कुछ ही पलों में अपने आप भर जाता है। चार्ल्स दोबारा चीरा लगाता है और इस बार बाकी लोग त्वचा को खींचकर खुला रखते हैं। आखिरकार चार्ल्स प्रिस्का के पेट से बहुत बड़ा ट्यूमर निकाल देता है। कुछ ही देर बाद घाव फिर से अपने आप बंद हो जाता है। प्रिस्का को होश आता है और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगती है। सेडन जब समुद्र किनारे पड़ी उस लड़की की लाश को दोबारा देखने जाता है तो वहाँ इंसानी शरीर नहीं था, वह अब लगभग पूरा कंकाल बन चुकी थी। प्रिस्का को पुरानी वस्तुओं और इतिहास का ज्ञान था। वह जानती थी कि किसी इंसानी शरीर को इस तरह पूरी तरह सड़ने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ घंटे बीते थे। तभी उन्हें समझ आता है इस समुद्र तट पर समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। उनकी जिंदगी का हर छोटा हिस्सा यहाँ कई सालों के बराबर हो रहा था। लगभग आधा घंटा उनके लिए करीब 1 साल के बराबर था। यानी अगर वे एक पूरा दिन यहाँ फंसे रहे तो उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। अब डर सिर्फ बाहर निकलने का नहीं था, डर यह था कि बाहर निकलने से पहले ही उनकी उम्र खत्म हो जाएगी। टेंट और कारा अब छोटे बच्चे नहीं रहे थे। उनका शरीर तेजी से बड़ा हो रहा था। उनके शरीर के साथ उनके हार्मोन भी बदल रहे थे और जल्द ही कारा के शरीर में एक और बड़ा बदलाव दिखाई देता है। वह गर्भवती हो चुकी थी। कुछ समय पहले तक वह सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, लेकिन यहाँ समय इतनी तेजी से गुजर रहा था कि उसका शरीर कुछ ही घंटों में एक वयस्क महिला की अवस्था में पहुंच गया। कारा बेहद घबराई हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यह खुशी कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिकती। बच्चा तेजी से बढ़ते समय को सह नहीं पाता और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब सबको एक और डरावनी बात समझ आती है। मौतें शुरू हो चुकी थीं। रात का डर भी बढ़ता जा रहा था। इस समुद्र तट पर नई जिंदगी भी सामान्य तरीके से विकसित नहीं हो सकती थी। समय लगातार आगे बढ़ रहा था। चार्ल्स की मानसिक हालत खराब होती जा रही थी। क्रिस्टल अपनी बीमारी की वजह से कमजोर होती जा रही थी। पेट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कारा चट्टानों के ऊपर चढ़कर समुद्र तट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद ऊंचाई पार करके वह दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, लेकिन चढ़ते चढ़ते कारा अचानक बेहोश हो जाती है और ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान मैडॉक्स नहाने के लिए पानी में जाती है। तभी उसे पानी में पेट्रिशिया की लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मैडॉक्स डर जाती है। उसे देखकर वहां बाकी लोग भी आ जाते हैं और पेट्रिशिया की लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है। चार्ल्स की मानसिक स्थिति भी बिगड़ चुकी होती है और वह मिड साइज सेडान को चाकू से मार देता है। रात हो जाती है। गाय की नजर धुंधली होने लगती है। प्रिस्का की सुनने की क्षमता कम होने लगती है। दोनों तेजी से बूढ़े हो रहे थे। इसी बीच टेंट और मैडॉक्स को एक पुरानी डायरी मिलती है, किसी ऐसे व्यक्ति की डायरी जो शायद उनसे पहले इस जगह पर फंसा था। उसमें इस समुद्र तट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी थीं। चट्टानों में मौजूद किसी खनिज की वजह से यहाँ जीवित कोशिकाओं की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इससे एक उम्मीद पैदा होती है, अगर वे ऐसा रास्ता खोज सकें जहां उस खनिज का प्रभाव न हो तो शायद वे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी अंधेरे में चार्ल्स गाय पर हमला कर देता है। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह गाय को मारने की कोशिश करता है। प्रिस्का अपने पति को बचाने के लिए सामने आ जाती है और खुद घायल हो जाती है। गाय उसे समझाता है कि बच्चों को बचाओ। प्रिस्का बच्चों को एक गुफा में छिपने के लिए भेज देती है, लेकिन गुफा के अंदर उनका सामना क्रिस्टल से होता है। क्रिस्टल भी अब तेजी से बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं। वह खुद को देखकर मानसिक रूप से टूट चुकी थी। वह बच्चों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसका साथ नहीं देता। कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। बाहर गाय और चार्ल्स की लड़ाई चल रही थी और आखिरकार प्रिस्का चार्ल्स को रोक देती है। अब समुद्र तट पर सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। गाय और प्रिस्का जानते थे कि उनकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची। वे अपने बच्चों के साथ आखिरी समय बिताने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इतने सालों की परेशानियों के बावजूद परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। पहले गाय की मौत होती है और उसके थोड़ी देर बाद प्रिस्का भी दुनिया से चली जाती है।
सुबह तक टेंट और मैडॉक्स भी अधेड़ उम्र के हो चुके थे। शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन यादें अब भी बच्चों वाली थीं। दोनों जानते थे कि अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो कुछ ही समय में उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तभी टेंट को एक बात याद आती है। रिसोर्ट में इडली ने उसे एक पहेली दी थी, वह अब तक उसे हल नहीं कर पाया था। टेंट उस पहेली को दोबारा देखता है और आखिरकार उसे उसका मतलब समझ आता है। उसमें एक संदेश छिपा था, अंकल को कोरल पसंद नहीं है। टेंट और मैडॉक्स समझ जाते हैं कि इडली उन्हें कोई सामान्य संदेश नहीं दे रहा था, वह अपने अंकल को जानता था और शायद उसने यह समझ लिया था कि समुद्र तट की चट्टानों से बाहर निकलने का कोई रास्ता कोरल वाले हिस्से से होकर जाता है। दोनों बिना समय गंवाए समुद्र में उतर जाते हैं। वे कोरल की दिशा में तैरना शुरू करते हैं। उनके पास समय बहुत कम है। मैडॉक्स आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके कपड़े किसी चीज में फंस जाते हैं। वह निकल नहीं पाती। उसकी सांसें तेजी से फूलने लगती हैं। टेंट उसे छोड़कर नहीं जाता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार वह उसे बाहर निकाल लेता है। दोनों पानी के ऊपर आते हैं और कुछ समय बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। इसके बाद दोनों को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। वही वैन का ड्राइवर एक गुप्त जगह पर पहुंचता है, जहां एक गुप्त प्रयोगशाला मौजूद होती है। अब पता चलता है कि यह सब किसी दुर्घटना का हिस्सा नहीं था। यह पूरा समुद्र तट एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। रिसोर्ट के लोग जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनते थे जिन्हें कोई बीमारी थी। फिर उन्हें रिसोर्ट में बुलाया जाता, उन्हें एक विशेष पेय दिया जाता और उसके बाद उन्हें इस समुद्र तट पर भेज दिया जाता। यहाँ समय इतनी तेजी से गुजरता था कि दवाइयों के असर का पता कुछ घंटों में चल जाता था। जिस दवा को सामान्य दुनिया में कई सालों तक जांचना पड़ता, उसका परिणाम यहाँ एक दिन में सामने आ सकता था। इस प्रयोग का उद्देश्य नई दवाइयों की जांच करना था, लेकिन इसके लिए निर्दोष लोगों को उनकी जानकारी के बिना इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बार भी उन्होंने देखा कि पेट्रिशिया की बीमारी पर दवा का असर कितने वर्षों के बराबर रहा। उनके लिए यह प्रयोग सफल था, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने प्रयोग में इस्तेमाल किया था, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उधर टेंट और मैडॉक्स आखिरकार बचकर वापस पहुंचते हैं। वे पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। शुरुआत में उनकी बात पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि जो बच्चे रिसोर्ट में गए थे उनके सामने अब दो बूढ़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन टेंट के पास एक महत्वपूर्ण सबूत था, वही डायरी। उसमें उन लोगों के नाम और पते लिखे थे जो पहले इस जगह से गायब हो चुके थे। पुलिस उन नामों की जांच करती है और पता चलता है कि ये वही लोग थे जिनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज थी। अब पूरा मामला साफ हो जाता है। रिसोर्ट के पीछे चल रहे इस गुप्त प्रयोग का पर्दाफाश हो जाता है। मैनेजमेंट पर कार्रवाई शुरू होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और परिवार को उसी प्रयोग का शिकार बनने से बचा लिया जाता है। जब अगली बार नए मेहमानों को वही विशेष पेय देने की तैयारी होती है, टेंट और मैडॉक्स वहां पहुंच जाते हैं। वे सबके सामने सच्चाई खोल देते हैं। इस तरह एक और परिवार उस भयानक समुद्र तट पर जाने से बच जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।